मुंबई इंडियंस की जीत में अंपायर का रोल कितना होता है। 2025 में मुंबई इंडियंस पर यह सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो भी टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलती है तो वहां पर या तो आपको एक नया नियम सीखने को मिल जाता है या फिर वहां पर अंपायर बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। क्या मुंबई इंडियंस और अंपायर के बीच में कुछ इस तरह की चीजें हैं या फिर अंबानी ग्रुप अंपायर पर दबाव बना लेते हैं? क्या मुंबई इंडियंस के सामने दूसरी टीमें सरेंडर कर जाती हैं? और उस पर सवाल उठने भी चाहिए कि जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हर तरह की चीजें मौजूद हैं, तो उसके बाद यह गलती अंपायर से कैसे होती है, या फिर लोग अंपायर के उस डिसीजन से सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो पाते हैं? और बार बार जब इस तरह के मामले होते हैं तो वहां पर मुंबई इंडियंस सामने रहती है। अगर आपको इसकी मिसालें देखनी हो तो इसमें रियान रिकल्टन है, ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, अभिषेक परोल हैं। अगर आप रियान रिकल्टन की बात करें तो रियान रिकल्टन को अंपायर ने आउट दिया, वो फील्ड से बाहर चले गए, लेकिन फील्ड से बाहर जाने के बाद फिर थर्ड अंपायर से एक डायरेक्शन मिलता है, उन्हें वहां पर रोका जाता है और फिर से तमाम चीज़ों को वहां पर चेक किया जाता है और फिर यह बताया जाता है कि रियान रिकल्टन आउट नहीं है। और वो खिलाड़ी जो फील्ड के बाहर जा चुका था, दूसरा खिलाड़ी आ चुका था, लेकिन उसके बाद रियान रिकल्टन को फिर से वापस भेजा जाता है और वो फिर से नॉट आउट करार दिए जाते हैं। और ये मुंबई इंडियंस के मैच में होता है। और इस पर कई सवाल उठे कि आखिर जब अंपायर ने खिलाड़ी को आउट दे दिया, रियान रिकल्टन वहां फील्ड से बाहर चले जाते हैं, उसके बाद वहां पर थर्ड अंपायर की एंट्री होती है और उसके बाद फिर से ये बताया जाता है कि रियान रिकल्टन आउट नहीं है और फिर से रियान रिकल्टन को आना पड़ता है और वो बल्लेबाजी करते हैं। दूसरा जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था वो ईशान किशन को लेकर था। जब सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था, ईशान किशन को पता ही नहीं चलता है कि ये बॉल उनके बैट में टच हो रही है, नहीं हो रही है, और बॉल लेग साइड में जा रही थी। बॉल को अंपायर को वाइड देना चाहिए था। अंपायर भी वहां पर पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि इसको नो बॉल देना है। पहले वो एक हाथ उठाते हैं, उसके बाद फिर उनका इशारा इस तरह से आता है, प्लेयर से पूछते हैं। वहां पर कोई खिलाड़ी अपील नहीं करता है, विकेट कीपर अपील नहीं करता है, आसपास के खिलाड़ी अपील नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट में हल्की सी एक अपील बॉलर करते हैं। जबकि वहां पर यह देखा जा रहा था कि अंपायर ने अपना आधा हाथ उठा दिया था, शायद वो वाइड देना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद आखिर में उन्हें आउट करार देते हैं। और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ईशान किशन फील्ड से बाहर चले जाते हैं। अब यहां पर होना तो यह चाहिए था कि अगर इस तरह का डिसीजन है तो थर्ड अंपायर को एंट्री मारनी चाहिए थी, जैसे रियान रिकल्टन के डिसीजन के बाद मारा गया था। और ये पूरा ड्रामा चलता है, लेकिन उसके बाद थर्ड अंपायर की एंट्री इस मैच में नहीं होती है, क्योंकि जब बाद में इस बात को चेक किया जा रहा है तो वहां पर यह पता चल रहा है कि गेंद बल्ले में टच ही नहीं हुई है। और अगर गेंद बल्ले में टच नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि यह वाइड बॉल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि विकेट कीपर को नहीं पता चला, अंपायर को नहीं पता चला, यह भी हो सकता है, गेंदबाज को नहीं पता चला, यह भी हो सकता है, आसपास के खिलाड़ियों को इसमें की कोई आवाज नहीं आई, यह भी हो सकता है। लेकिन ईशान किशन को कैसे नहीं पता चला कि उनके बल्ले में गेंद टच हुई है या नहीं हुई? कि बल्लेबाज को सबसे ज्यादा पता होता है कि गेंद उसके बल्ले में टच है या नहीं है। लेकिन वहां पर ईशान किशन भी कंफ्यूज नजर आए। और फिर वहां पर यह सवाल उठा कि ईशान किशन पिछले सीजन में मुंबई में थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है और वहां पर रिव्यू लिया जाता है, ईशान किशन ने रिव्यू क्यों नहीं लिया? दूसरी बात यह है कि रियान रिकल्टन के मामले में जिस तरह से थर्ड अंपायर की एंट्री हुई थी, तो क्या ईशान किशन को वहां पर रोक कर थर्ड अंपायर वो चीज चेक नहीं कर सकते थे? लेकिन यहां पर ईशान किशन को आउट करार दिया जाता है, जबकि वो आउट नहीं थे, वो बॉल वाइड होनी चाहिए थी। और इसी तरह का तीसरा कंट्रोवर्शियल डिसीजन रोहित शर्मा के साथ होता है। जब वो एक टाइमिंग होती है, 15 सेकंड की जो टाइमिंग है, और उस टाइम जब वहां पर 0 शो करता है, तो ऐसे में वहां पर रिव्यू लेते हैं। और नियम यह कहता है कि अब आपका जब टाइम खत्म हो गया है तो आप रिव्यू नहीं ले सकते। अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब टाइम खत्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने लिया और उसके बाद फिर वो नॉट आउट करार दिए गए। इसी तरह से दिल्ली और मुंबई के मैच में अभिषेक परोल को जो आउट दिया गया स्टंपिंग में, वहां पर भी काफी सवाल उठाए गए। और जब दिल्ली की हालत खराब थी, केएल राहुल आउट हो चुके थे, फाफ डुप्लेसी आउट हो चुके थे, और वहां पर दिल्ली को एक मजबूत बल्लेबाज, सबसे अच्छे बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक परोल, अगर वो क्रीज पर रहते तो शायद दिल्ली कुछ मजबूत पोजीशन में रहती। लेकिन अभिषेक परोल को आउट दिया गया। और जो भी इमेजेस वहां पर दिखाई गई
उस इमेज को देखते हुए आपको यह लगेगा ही नहीं कि अभिषेक पोरल आउट है। लेकिन जब उसे थर्ड अंपायर के पास भेजा जाता है और उसे चारों एंगल से इधर उधर से जितनी मर्तबा चेक करते हैं और आखिरकार उन्हें आउट करार देते हैं। लेकिन इस डिसीजन से फैंस पूरी तरह से नाराज थे और कोई यकीन करने को ही नहीं तैयार है कि अभिषेक पोरल आउट। आप अगर उठाकर देखें तो मुंबई इंडियंस का ये पूरा सफर अगर आप देखें तो आपको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपके भी जहन में सवाल आएंगे कि आखिर मुंबई इंडियंस के साथ ही ये तमाम चीजें कैसे होती हैं। मुंबई इंडियंस जो शुरुआत के 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच ही जीती थी, लेकिन अचानक से मुंबई इंडियंस में ऐसी क्या तब्दीली होती है या अचानक कौन सी एनर्जी आ जाती है कि लगातार 6 मैचेस जीत जाती है। वो टीम जो एक वक्त ये लग रहा था कि ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी और इसकी हालत एक मर्तबा फिर से पिछले सीजन की तरह रहने वाली है, जिसमें हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में पिछले सीजन में पूरी तरह से बवाल हुआ था। हार्दिक पांड्या को बुरी तरह से ट्रोल किया गया था और उनकी टीम सबसे नीचे वहां पर नजर आ रही थी और इस मर्तबा भी यही लग रहा था कि ये हार्दिक पांड्या की ये टीम इस मर्तबा फिर से उसी तरह से नीचे रहने वाली है। लेकिन अचानक से 6 मैच जीत जाती है और 6 मैच जीतने के बाद 7वें मैच में उसे हार मिलती है और उसके बाद फिर से 8वां मैच जीत कर वो क्वालिफाई कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि दिल्ली कैपिटल्स जो शुरुआत के 4 मैचेस जीतकर टॉप पर बनी हुई थी और कोई ऐसी टीम नहीं थी जो दिल्ली कैपिटल्स को हराने में कामयाब हो रही हो। लेकिन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का जब सामना होता है, मुंबई इंडियंस 4 मैचेस हार कर आ रही थी, दिल्ली कैपिटल्स 4 मैचेस जीत कर आ रही थी। लेकिन उस मैच में अचानक से लास्ट मोमेंट पे रोहित शर्मा एक डिसीजन लेते हैं और उसके बाद से ये मैच का पूरा पासा पलट जाता है। उस मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह से मजबूत पोजीशन में थी। तो अब आप यहां पर देखिए कि वो टीम जो लगातार 4 मैचेस जीत कर आ रही थी, एक टीम 4 मैचेस हार कर आ रही है, वो जीत जाती है। जो लगातार 4 मैचेस जीत कर आती है वो इस मैच में हार जाती है और यही वो मैच था जिसके बाद से मुंबई इंडियंस ने मुड़कर नहीं देखा। लगातार 6 मैचेस जीतती है और उसके बाद क्वालिफाई कर लेती है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई नहीं कर पाती है। लखनऊ सुपर जायंट्स जो सबसे शानदार खेल रही थी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी वहां पर थी उनकी, बहुत ही शानदार शुरुआती उनके मैचेस थे, लेकिन वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाती। मुंबई के अलावा जिन 3 टीमों ने क्वालिफाई किया है, जिनमें गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स, ये टीमें शुरुआत से ही डोमिनेटिंग रही थी। इन टीमों की परफॉर्मेंस शुरुआत से ही अच्छी रही थी और सबको यही लग रहा था कि ये टीमें क्वालिफाई करेंगी ही। तो इन टीमों का क्वालिफाई करना, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई सवाल नहीं है। लेकिन सिर्फ एक मुंबई इंडियंस ऐसी है जो नीचे से उठकर आती है और क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन मुंबई इंडियंस के क्वालिफिकेशन पे सबको सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मुंबई इंडियंस अचानक से जीतना शुरू करती है और उसके बाद वो क्वालिफाई कर जाती है। और मुंबई इंडियंस के ज्यादातर मैचेस में अंपायर के डिसीजन पर भी काफी सवाल उठे, काफी कंट्रोवर्सी हुई है। ईशान किशन के मामले में तो वहां पर सामने खुला ये मामला दिख रहा था कि यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़। रेयान रिकल्टन की अगर बात करें तो फील्ड से बाहर खिलाड़ी जा चुका होता है, उसको वापस बुलाया जाता है। तो रोहित शर्मा को अगर देखें तो रोहित शर्मा ने जो रिव्यू लिया था वो टाइम खत्म हो चुका था और उसके बाद उनका रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक मैच में शुभमन गिल को आउट देने पर काफी बवाल हुआ था और शुभमन गिल इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि वो बाहर आने के बाद अंपायर से ही भिड़ गए थे और वहां पर भी ये लग रहा था कि शायद शुभमन गिल को आउट नहीं देना चाहिए था, शुभमन गिल आउट नहीं थे। क्यों इतने सारे जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन होते हैं वो सिर्फ एक ही टीम के साथ जुड़े हुए हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस की जीत में अंपायर का बहुत बड़ा रोल होता है। आखिर दूसरी टीमें भी खेल रही हैं, उन्हें भी अंपायर के इस डिसीजन का फायदा मिलना चाहिए। वो फायदा नहीं मिलता जिसकी वजह से फैंस नाराज हो जाते हैं और इसके बाद इस तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन इसमें हकीकत कितनी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो चीजें सामने दिखती हैं और जो आंकड़े सामने आते हैं उससे लोग अज्यूम जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन आप मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो पिछले सीजन काफी खराब रहा था और इस सीजन की शुरुआत भी खराब हुई थी, लेकिन अब मुंबई इंडियंस टॉप 4 में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो क्या इस मर्तबा ट्रॉफी मुंबई इंडियंस की है? क्या इस मर्तबा मुंबई इंडियंस जब पहुंची है तो वह ट्रॉफी लेकर ही वापस आएगी?
क्योंकि हार्दिक पांड्या के भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो गुजरात टाइटन को एक बार वो ट्रॉफी दे चुके हैं और अगले ही सीजन में वो फाइनल तक भी पहुंचा चुके हैं। और अब 2025 में एक मर्तबा फिर से उनकी अगुवाई में, उनकी कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर चुकी है। तो सब कुछ ये तमाम चीजें आपको देखते हुए लगेगा कि मुंबई इंडियंस इस मर्तबा फिर से ट्रॉफी उठाने वाली है। क्या रोहित शर्मा के अलावा हार्दिक पांड्या दूसरे ऐसे कैप्टन बनने वाले हैं जो मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी दिलाएंगे? और क्या हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाने के बाद मुंबई को भी चैंपियन बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या ये रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम होने वाला है? लेकिन आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी टीम है जो इस मर्तबा आईपीएल की चैंपियन बनने वाली है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।